इसमें तो ठीक आ रहा है। थोड़ा दत्ता शुक्ल वाचन हुआ तो आवाज़ आ रही है। दिवाकर दिख रहे हैं, उसको लेते जाओ। दिवाकर जगन्नाथ दिख रहे हैं। बताओ तुम लोग, आवाज़ जा रही है? गोलेंद्र भी आ गए, आवाज़ जा रही है? भीम भी दिखाई दे रहे हैं। चलो बहुत अच्छा। तरुण विजय जी बताइए, आप आ गए? तरुण विजय जी ठीक। केल पचन रंजना भी दिखाई दे रही हैं, पचौरी प्रकाशन भी आ गए। तो शुरू करते हैं और एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जो जुड़ चुके हैं उनको स्नेहाशीष, क्योंकि अभी तक सब मेरे छात्र दिख रहे हैं, और जो जुड़ेंगे उनका पहले से ही हार्दिक अभिवादन। सबसे पहले तो मैं केएल पचौरी प्रकाशन और उसके मुखिया तरुण विजय पचौरी जी का आभारी हूँ, यह अवसर दिया कि कोरो जी की कविता प्रक्रिया और पाठ विषय पर मुझे कुछ कहने का अवसर मिला है। बहुत दिन से इस विषय पर मैं सोच रहा था कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, कैसे इसको विकसित किया जाए एक थियरी के फ्रेमवर्क में। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो विषय है यह इस विषय के लिए एक तरह का जो नामकरण है, इस विषय के लिए जालंधर के रहने वाले युवा कवि अनिल पांडे जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनसे जो मई जून के महीने में जो लंबी फ़ोन वार्ताएं हुई, तो उसी लंबी फ़ोन वार्ताओं के बीच से यह बात निकल के आई, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वो एक अति उत्साही युवक हैं, साथ ही साथ वो बहुत ही अच्छे प्रश्नकर्ता भी हैं, दो पत्रिकाओं का संपादन भी करते हैं। तो जो सवाल उन्होंने उठाए उसमें एक प्रमुख सवाल यह था कि 90 के बाद की कविता को आज तक समकालीन कविता ही कहा जाता है, और 70 से लेकर के आज तक जो कविता ने यात्रा की है, हिंदी कविता ने, उसमें लगभग 50 वर्ष गुजर चुके हैं, और आखिरकार इन 50 वर्षों में क्या कोई खास प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती
जिसकी वजह से हम कुछ दशक को या काल को ठीक ठीक समझ सकें। अब शुरू में उन्होंने कुछ इसी तरह के सवाल किए नामकरण को लेकर के, जिसको मैं टालता रहा और मैंने मजाक में उनसे कहा कि नाम में क्या रखा है, और यह कहकर मैं अक्सर बात बदल देता था, लेकिन वो मानते भी नहीं थे। और जितनी बार वो सवाल करते थे वो ज़रूर नामकरण के बारे में पूछते थे, और हर बार ये कहते थे कि सहमत असहमत का प्रश्न तो अलग है, लेकिन आप जो भी सोचते हैं कम से कम यही बता दीजिए कि ये जो इधर की कविता को आप किस रूप में देखते हैं। इन्हीं किन्हीं स्थितियों में मैंने उनसे कहा कि मैं इस दौर की, इस समय की कविता को कोरोजीवी कविता कहना पसंद करूँगा। इस कारण से शुरू में ही मैं ये बता दूं कि ये जो कोरोजीविता पर मेरा विचार चिंतन है, यह उनके सवालों के उत्तर के रूप में सामने आया है। और फिर जब ये बात आई तो उन्होंने जोर देकर कहा कि आखिरकार इस कोरोजीविता को हम लोग कैसे समझें। इन्हीं स्थितियों में मैंने फिर पूरा सोचना शुरू किया, और मैंने महसूस किया कि ऐसा क्या है इस कोरोना के समय में कि इसने पूरी दुनिया की भाषा और साहित्य को बदल दिया है। ऐसा क्या है इस महामारी में, जो मेरे अपने जीवन की प्रत्यक्ष देखी हुई पहली महामारी है, जिसमें निजी अनुभूति सार्वजनिक हो गई है, जहां भय, निर्वासन और मृत्यु की यंत्रणादायक जो अनुभूतियां हैं उनसे हम रोज ही गुजरते हैं। ये जो अपना निज बहुल जो निजता का बोध है, और जो निज का बोध है वह कितना सार्वजनिक लगता है, यह करीब करीब वैसे ही है जैसे कि हम यह मान के चलें कि जो हम सोचते हैं वही हमारे दूर बैठे हुए लोग भी, हमसे जुड़े लोग भी वैसा ही सोच रहे होंगे। लगभग वही स्थिति है कि कहियो सब तेरो हियो मेरे हिय की बात। अब सवाल यह है कि आज के दिन, यानी पिछले 3-4 महीने से लाखों लोग सड़क पर हैं, अस्पताल लाखों लोगों से अटा पड़ा है, अखबार और मीडिया में लगातार आंकड़े दर्ज हो रहे हैं, लेकिन उन आंकड़ों के भीतर की जो संवेदनशीलता है, जो नैसर्गिक आभा है, उसे कौन दर्ज कर रहा है? क्या यह संसार, यह कोरोना का जो समय है, क्या केवल आंकड़े में ही दर्ज करने लायक है, या आंकड़ों से बाहर भी कोई इसका संसार है? ऐसे में मुझे लगा कि आंकड़ों को ध्वस्त करती हुई कविता की भाषा उठ खड़ी हुई, और कविता ने, यानी इस समय की कविता ने, एक बड़ी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है। और जब मैं कविता कहता हूं तो जाहिर सी बात है कि मेरा ध्यान हिंदी कविता को लेकर के ही है। आप देखेंगे कि दृश्य पर दृश्य बदल रहे हैं, और उन बदलते हुए दृश्यों के बीच भी हिंदी कविता लगातार अपने को बदल रही है, और अपनी भाषाई सामर्थ्य से यह जीवन जीने का लगातार एक विकल्प भी दे रही है। कह सकता हूं कि यह कथ्य में व्यक्त हो रही है और संरचना में बदल रही है। और जब मैं कहता हूं कि कथ्य में बदल रही है, कथ्य में व्यक्त हो रही है और संरचना में बदल रही है, तो मेरा आशय इसके अंतर्वस्तु और इसके शिल्प संदर्भों को लेकर के भी है। और अब देखिए कि एक ऐसे दौर में जहां पर हिंदी कविता के भीतर बहुत हमले भी हुए, और उन हमलों के बीच में वह कामू के, जो अल्बर्ट कामू हैं, प्रसिद्ध फ्रांसीसी उपन्यासकार, जो जिनको नोबेल प्राइज मिला था, और जिन्होंने 1947 में द प्लेग नाम का उपन्यास लिखा था, जो दुनिया में बहुचर्चित था और इस समय
महामारी के दौर में वो काफ़ी प्रासंगिक हो गया है। तो ऐसी विपरीत स्थिति में जो हिंदी कविता है, कामू के प्लेग के प्रमुख चरित्र डॉक्टर रियो की भूमिका में मुझे दिखाई देती है, क्योंकि डॉक्टर रियो वो उसके मेजर कैरेक्टर हैं। ये पूरा घटना ओरान की सड़कों पर घटित होती है और बहुत ही खूबसूरत उपन्यास है ये, और महामारी से जुड़ा हुआ जीवन समझने के लिए उसकी क्योंकि वो प्लेग की महामारी है, आज कोरोना की महामारी है, लेकिन अगर स्थितियां देखी जाएं तो लगभग वैसे ही, यानी मानवीय जो संवेदनाएं, सामाजिक अंतर्विरोध, व्यवस्था की विकृतियां लगभग वैसे ही हैं जैसे 1947 में लिख करके 1918 के दौर में अल्जीरिया में उन्होंने देखा था। खैर, तो जो हिंदी कविता का पूरा के पूरा जो मुझे दौर है ये, उस मेजर जो चरित्र है डॉक्टर रियो, तो डॉक्टर रियो की भूमिका में आज की हिंदी कविता दिखाई देती है, जो उदासीनता का निषेध करने के साथ ही दहशत पैदा करने का भी निषेध करती है। आप देखें कि उस उपन्यास में जब डॉक्टर रियो हैं, वो बार बार अपने कर्मचारियों से, सत्ता से जुड़े लोगों से बार बार कहते हैं कि दहशत मत पैदा करो, न ही उदासीन होने की कोशिश करो। आज की व्यवस्था भी कई बार दहशत पैदा करती है और उदासीनता का बोध पैदा करती है, लेकिन डॉक्टर जो रियो थे वो बार बार इन दोनों को अतिक्रमित करते हुए आगे जाते हैं और इलाज में जुट जाते हैं। वो विभिन्न समितियों के गठन से लेकर वैक्सीन का इंतजार नहीं करते कि वैक्सीन आएगी तो हम कुछ कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। उन्होंने साफ साफ कहा कि हर प्रकार की जड़ता और अंधविश्वास से लड़ने की जरूरत है, और कहा कि इस समय यानी ऐसी महामारी में इंसान की सेहत पर ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। एक जगह वो कहते हैं, और बहुत ही रोचक वाक्य है, वो कहते हैं कि वे किसी भी प्रकार की मुक्ति और महानता की आकांक्षा नहीं रखते। फिलहाल उसकी मुक्ति का आधार आदमी की सेहत है। यानी किसी भी मुक्ति और महानता की आकांक्षा वह डॉक्टर रियो नहीं रखते। उनके लिए मुक्ति का प्रमुख आधार आदमी की सेहत ही रही है। अब ये देखिए, जो इस सेहत पर जोर है, आज की हिंदी कविता ने मनुष्य की इसी सेहत को केंद्र में रखा है, कहना ये चाहता हूं मैं। और जो मनुष्य की सेहत को केंद्र में रखती है तो वह ऐसा अपनी संवेदनात्मक अभिव्यक्ति से ही संभव कर पाती है, और इसी संवेदनात्मक अभिव्यक्ति को मैं कोरोजीवी कविता का नाम देता हूं, और इसी पर आज मैं आपके सम्मुख कुछ बातचीत करने के लिए प्रस्तुत हूं। इस कोरोजीवी कविता का महत्व इस कारण से नहीं है कि यह महामारी के बीच लिखी जा रही है, बल्कि इस कारण से है कि यह महामारी के बावजूद लिखी जा रही है, जिसमें युग बोध की उपस्थित तो है ही, साथ ही साथ इतिहास बोध की नई अंतर्दृष्टि भी है। तो जब युग बोध की उपस्थिति के साथ साथ इतिहास बोध की नई अंतर्दृष्टि की मैं बात करता हूं, तो किस दिशा में हिंदी कविता जाती है और कोरोजीविता के लक्षण आज की हिंदी कविता या हिंदी कविता की परंपरा में किस रूप में दिखाई देते हैं, उन कुछ बिंदुओं पर मैं आज अपनी बात रखूंगा। असल बात यह है कि किसी भी समय विशेष की कविता की जो बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, हम लोग उसको पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जानते हैं। उसमें एक प्रमुख विशेषता यह होती है कि उस समय की कविता अपने परिवेश के भीतर से कैसे विकसित होती है और किस तरह से वह एक नई दृष्टि व चेतना के निर्माण में सहायक होती है, यानी अपने परिवेश से कैसे विकसित होती है। जैसे ये कोरोजीवी कविता की बात मैं कर रहा हूं, तो जो कोरोजीविता है, ये जो कोरोनाइट समय है, कोरोना का जो समय है, इस परिवेश के भीतर से हिंदी कविता ने
अपने को कैसे विकसित किया है, अपने को कैसे संभालने की कोशिश की है और किस तरह से न केवल विकसित किया है बल्कि एक नई दृष्टि और चेतना के निर्माण में भी यह सहायक हुई है। यह जो नई दृष्टि और चेतना के निर्माण वाली बात है, यह बहुत महत्वपूर्ण है और यह महज आपदा को अवसर में बदलने वाली नहीं है, बल्कि यह आपदा के आंतरिक मर्म को उद्घाटित करने वाली कविता है। यानी यह केवल अवसर, जैसे राजनीतिक हल्के में, क्षेत्रों में आपदा के जिस अवसर की बात आती है, हिंदी कविता उस तरह से अवसर की बातों नहीं करती। हिंदी कविता आपदा के आंतरिक मर्म को उद्घाटित करती हुई आगे बढ़ती है और व्यवस्था में जहां ऐसे समय में तरह तरह की अवसरवादी ताकतें सक्रिय हैं, जनता के साथ छल कर रही हैं, मुनाफाखोरी को प्रश्रय दे रही हैं, तरह तरह से ठग विद्या विकसित की जा रही है, ऐसे में हिंदी कविता उस छल के समकक्ष हमें, माने जनता को, बल और संबल दोनों प्रदान करती है। तो व्यवस्थागत जो छल है उसके बरअक्स हिंदी कविता ने जो बल और संबल प्रदान करने की कोशिश की है, मैं विगत कुछ महीने से इसी दिशा में सोचता रहा हूं और इसी कारण से मैंने इसको कोरोजीवी कविता का दौर कहा है। इस दौर की में लिखी कविता को मैं कोरोजीवी कविता के नाम से पुकारने की कोशिश करता हूं। तो आज की जो कोरोजीवी कविता है वह, जैसा मैंने कहा कि आपदा के भीतर आंतरिक मर्म को उद्घाटित करती है और नई चेतना के साथ आगे बढ़ती है। ध्यान रखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इसने संप्रदायगत सजगता की जगह इतिहास विवेक पैदा किया है। और जब मैं कोरोजीवी कविता की बात करता हूं तो इस पर बहुत जोर देता हूं कि जो संप्रदायगत सजगता थी भारतीय समाज में, हिंदी परिसर में, हिंदी परिक्षेत्र में, उसमें इसने इतिहास विवेक पैदा किया है, जिसका मतलब है कि अब सभ्यता के प्रश्न ईश्वर की ताकत से नहीं, मनुष्य की शक्ति से तय होंगे। अब तक सभ्यता के प्रश्न, अपने परिवेश और समाज के प्रश्न जो ईश्वर की ताकत से तय होते रहे, कोरोजीवी कविता ने यह तय किया है कि अब मनुष्य की शक्ति से इसे तय किया जाना चाहिए या मनुष्य की शक्ति में अटूट आस्था को विकसित करने का भी यह अवसर है, यह समय है। अब कोई भी सत्ता धर्म और ईश्वर की ताकत दिखाकर अपनी सत्ता का ध्वंस नहीं जमा सकती। दुनिया ने इस कोरोना काल में सत्ता और व्यवस्था द्वारा गढ़े गए ईश्वर की निरीश्वरता को बखूबी पहचान ही नहीं लिया है, जान भी लिया है। और जब यह बात मैं कह रहा हूं, निरीश्वरता की बात मैं कह रहा हूं, तो मुझे यहां पर गैलीलियो, मध्यकाल जो गैलीलियो की जो डिस्कोर्सी है, जिसके माध्यम से उन्होंने भौतिक विज्ञान की दुनिया में एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन किया, जिसमें यह बताने की कोशिश की गई थी, आप सब जानते हैं कि ये जो सूर्य है, सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, बल्कि पृथ्वी ही सूर्य का चक्कर लगाती है। और आप सब जानते हैं कि दुनिया में जो आधुनिकता आई उसमें विज्ञान के, भौतिक विज्ञान का यह जो सिद्धांत था, यह बहुत ही महत्वपूर्ण था। इतना महत्वपूर्ण था ये डिस्कोर्सिक आना, गैलीलियो के सिद्धांत का प्रतिपादन का होना, ये इतना महत्वपूर्ण था कि इसने उस समय की ईसाई की, चर्च की जो धार्मिक सत्ता थी उसकी बुनियाद को इसने हिला दिया। क्योंकि तब तक जो चीफ प्रिस्ट था, पादरी था, वो ये समझता था कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है और पृथ्वी मेरी तरफ परिक्रमा करती है, तो मैं बादशाह हूं, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा।
लेकिन भौतिक विज्ञान के सिद्धांत ने दुनिया को हिला दिया और ये बताया कि नहीं, पृथ्वी स्थिर नहीं है, सूर्य स्थिर है, जिसके आसपास जिसके आसपास पृथ्वी चक्कर लगाती है। ये समझिए कि मध्यकाल की समूची ईसाई तंत्र को इस सिद्धांत ने झकझोर दिया था। यहां मैं कहना चाहता हूं कि मध्यकालीन संत कवियों की निरीश्वरता उसके ठीक पहले आई थी। संत कवियों की निरीश्वरता का जो आधार था वो 15वीं शताब्दी था और विज्ञान का जो आधार था वो 17वीं शताब्दी था। यानी इस विज्ञान के सिद्धांत के पहले ही मध्यकालीन संत कवियों ने निरीश्वरता को देख लिया था और मनुष्य की मुक्ति के लिए उसने ईश्वर की अनावश्यक सत्ता के हस्तक्षेप का निषेध कर दिया था। कवि रविदास और तमाम जो संत कवि उनके बारे में आप सब जानते हैं। तो वो जो संत कवियों की वाणी थी उसका जो चक्र सिलसिला शुरू हुआ था वह आकर के इस कोरोजीवी समय की कविता ने इसको ठीक से समझा। यानी विज्ञान भी यहाँ पर आया और साथ साथ वो जो हमारा संत साहित्य था, वो जो इतिहास विवेक का निर्धारण करने वाला साहित्य था, वो भी हमारे पास आया। और ऐसे समय पे आप देखेंगे कि इस इतिहास विवेक को हमारे कई महत्वपूर्ण कवियों ने जगह दी है। इसमें कोरोजीवी कविता के इस पक्ष से जब मैं समझने की कोशिश करता हूँ तो हमारे अग्रज कवि मदन कश्यप की एक बड़ी महत्वपूर्ण कविता याद आती है, जो अभी अभी आजकल में लंबी कविता उनकी प्रकाशित हुई है इस कोरोना समय में। इस कोरोना समय में जो कविता उनकी लंबी कविता आई है उसमें एक वाक्य है, नई सदी में ताकतवर व हृष्ट पुष्ट हो चुका ईश्वर अचानक निरीह दिखने लगता है। कविता लंबी है, वो आजकल के नए अंक के बिल्कुल जुलाई के अंक में प्रकाशित है, आप उसे पढ़ सकते हैं। इसके पहले इनकी एक छोटी सी कविता थी कि कोरोना ने मुझे निरीश्वर बना दिया। जब वो कहते हैं एक तुम्हारा ही स्पर्श तो था जिससे ईश्वर होने की अनुभूति हुई, कोरोना ने मुझे निरीश्वर बना दिया। अभी जो निरीश्वर जिसकी चर्चा मैं एक आध जगह पहले भी कर चुका हूं, लेकिन इस कोरोना समय की जो त्रासदी थी, जो विडंबना थी, उसको यह कविता बखूबी दर्ज करती है उस इतिहास विवेक के साथ जो पिछले 500 वर्षों में हिंदी कविता में बना था और जो कि आज की हिंदी कविता ने अपने को सीधे जोड़ने की कोशिश की है। इस ईश्वर की जो बढ़ती ताकत के प्रति एक दूसरे समकालीन कवि संजय कुंदन भी बहुत ही सशंकित हैं। सेतु प्रकाशन से उनका एक संग्रह है तनी हुई रस्सी पर। उसमें एक उनकी कविता है ईश्वर, और जाहिर सी बात है वो कविता इस कोरोना काल के थोड़े ही पहले प्रकाशित हुई थी, पिछले वर्ष दिसंबर या नवंबर में प्रकाशित हुई है वो। लेकिन आप देखें कि इस जो कोरोजीवी चेतना को किस तरह से वह पहले ही दर्ज करती है, जब वो कहते हैं जब जब बनाया गया ईश्वर को बहुत ज्यादा ईश्वर, वह दिखा बहुत दूर पराया। यानी जब जब बनाया गया ईश्वर को बहुत ज्यादा ईश्वर, वह दिखा बहुत दूर पराया। आज की इस कोरोजीवी कविता ने इसी ईश्वर के परायेपन को ध्वस्त किया है और आगे भी करेगी, ऐसी उम्मीद है। इसने कामू के प्लेग में आए उस पनेलो नामक पादरी, कामू का जो प्लेग उपन्यास है उसमें पनेलो नाम का एक पादरी है, वो आता है और वो जब जनता मर रही है और प्लेग से मौतें हो रही हैं तो उसमें भाषण देता है। वो बड़ा रोचक कैरेक्टर है वो। और इस ज़माने में भी आप देखेंगे कि जब तमाम लोग, और वो जो भाषण देता है उस भाषण का जो प्रमुख आधार वो ये कहता है कि ये जो महामारी है यह मुक्ति के लिए आई है, इसलिए जनता जो मर रही हो परेशान न हो। और लगभग वो मजाक उड़ाता हुआ कहता है कि यह तुम्हारे पापों का फल है। आप सोचिए कि 1947 में कामू ने इस बात को समझ लिया था। उस जमाने में भी जब मौतें हो रही हैं बीमारी से, तो पादरी आकर के, पलेनो नाम का पादरी बार बार कुछ आधुनिक गुरुओं की तरह भाषण दे रहा है कि वह ये तुम्हारे पापों का प्रायश्चित है। और उसमें एक रोचक वाक्य लिखते हैं कामू, वो कहता है कि ईश्वर मूसल है
जो जनता रूपी गेहूं को कूटकर भूसी अलग कर रहा है। अब ये इतना अच्छा वाक्य लगता है कि ईश्वर एक मूसल है जो जनता रूपी गेहूं को कूटकर भूसी अलग कर रहा है। तो ये जो भूसी अलग करने की जो विडंबना है, इसको हिंदी कविता ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। और यह हिंदी कविता हिंदी समाज में तमाम पानेलो नामक धर्म धुरंधर ठेकेदारों को ध्वस्त करती है। और दरअसल यह करने वाली कोरोजीवी कविता ही कोरो जयी हो सकती है। या मैं कहना चाहता हूं कि कोरो जीविता ही कोरो जयता का आधार है। अर्थात जो इस समय में कविताएं लिखी जा रही हैं, अगर इन प्रश्नों का उत्तर वो नहीं दे पाएंगी तो वह बहुत दीर्घकालिक नहीं हो सकती। अथवा जो पहले से लिखी जा रही कविताएं थीं वह अपने युग बोध को इस दायरे में संबोधित नहीं कर पाएंगी, तो वह जिसको लोग कहते हैं कि जयी नहीं हो सकती जीवी होने के बावजूद। अर्थात कोरो जीविता कोरो जयता का एक प्रमुख आधार भी बन सकती है। इसको भी समझने की जरूरत है। और यही वह कोरो जीविता है जो मनुष्य की स्वाभाविक प्रतिरोधी क्षमता का आधार है। और मैं यहां पर पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि यह कोरो जीविता चिकित्सा विज्ञान की प्रतिरोधी क्षमता का एक तरह से साहित्यिक और वैचारिक विकल्प भी रचती है। ठीक है कि वैक्सीन की तरह त्वरित यह इलाज नहीं करेगी या दवा की तरह, लेकिन यह हमारी प्रतिरोधी क्षमता, आयुर्वेद में जितना भी दवाएं चल रही हैं, मैं कहना यह चाहता हूं कि कविता का मतलब यहाँ पर साहित्य से समझिएगा, भाषा से समझिएगा कि भाषा में जो साहित्य रचा जा रहा है। क्योंकि प्रसंग चूंकि कविता का है इसलिए कविता पर मैं केंद्रित कर रहा हूँ, लेकिन कहानियाँ भी लिखी जा रही हैं। बहुत सारी कविताओं का भी आना बाकी है, उपन्यासों को आना बाकी है, तमाम गद्य और डायरियों का आना बाकी है, बहुत सारे संदर्भों को आना है। और आने वाले वर्षों में ये सारे के सारे साहित्य के दस्तावेज के रूप में हमारे बीच मौजूद रहेंगे। लेकिन जो हमारे बीच आज के अभी उपलब्ध है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। तो ये मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि ये जो साहित्य है, ये जो कविता है, ये हमारी प्रतिरोधी क्षमता के विकास में भी एक निर्णायक भूमिका अदा कर सकती है। अगर आप देखें तो इसका जो दूसरा पक्ष में कहना चाहता हूं, जो कोरो जीविता के प्रसंग में जो इसकी विशेषता है वो ये है कि यह जो कोरोजीवी कविता है प्रतिभा से अधिक श्रम के महत्व की शिनाख्त करने वाली कविता है। और श्रम का यह महत्व, ध्यान रखिए, श्रम का यह महत्व कविता की संरचना के स्तर पर भी है और उसकी अंतर्वस्तु के स्तर पर भी है। यानी उसकी कविता की संरचना के स्तर पर भी है और उसकी अंतर्वस्तु के स्तर पर भी है श्रम का महत्व। सबसे पहले हम संरचना को समझने की कोशिश करते हैं। यहां संरचना का मतलब यह है कि कविता प्रतिभा से नहीं या प्रतिभा से ही नहीं, श्रम से भी लिखी जाती है। यानी प्रतिभा में, यानी कविता की रचना में, कविता की संरचना में जो प्रतिभा करते हैं, प्रतिभा अमूर्त है, लेकिन श्रम इसमें हमारा अध्ययन है, हमारा लेखन है, हमारा अभ्यास है, जिसको हम लोग व्युत्पत्ति और अभ्यास के नाम से जानते हैं, वो बहुत मूल्यवान होता है। आज के समय की कविता ने अध्ययन और अभ्यास को ज्यादा मूल्यवान माना है। और ये कोई आज की बात नहीं है, यह इसकी समृद्ध परंपरा है जिसका मैं जिक्र आपके सामने करूंगा। जानने वाले जानते होंगे और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत रोचक ये है कि 6वीं शताब्दी में जब अलंकार शास्त्र का उदय हुआ और भामह और दंडी नामक 2 अलंकार के आचार्य आए, और दंडी तो बड़े कवि भी थे और कहा ही जाता है दंडिनाह पदलालित्यम, पदलालित्य के बहुत बड़े कवि थे वो। तो जो भामह थे वो बार बार मानते थे काव्य सर्जना की प्रक्रिया में, लेकिन वहीं पर दंडी श्रम को महत्व देते थे। दंडी के द्वारा जो श्रम के महत्व की बात करते हुए स्वाभाविकता पर बहुत जोर दिया गया था
और स्वाभाविकता पर जोर देने का ही परिणाम रहा कि आधुनिक हिंदी कविता के श्रेष्ठ आलोचक नामूर सिंह ने कविता के नए प्रतिमान में जिस सपाट बयानी की बात कही है, वो सपाट बयानी मूलतः स्वाभाविकता से सीधे जाकर के जुड़ जाती है। तो आप देखें कि इसका जो सीधा संबंध है वह श्रम की शक्ति से है। दंडी ने उस जमाने में अपने काव्यादर्श में लिखा है कि श्रुतेन यत्नेन च वागुपासिता ध्रुवम करोत्येव कमप्यनुग्रहम। वो कहते हैं कि कविता सुन करके, यत्न करके, श्रम करके भी अच्छी कविता बनाई जा सकती है, बनाई जाती रही है। जब मैं आज तमाम नई पीढ़ी के युवक और युवतियों को देखता हूं जो 2010 के बाद लिख रहे हैं, या कई लड़कियां लड़कियों ने इधर 2 वर्षों में लिखना शुरू किया, कई तो इस लॉकडाउन में कई की प्रतिभा की चमक देखने को मिली। तो इस बात को मैं जानता हूं कि उनमें से कई ऐसे होंगे जिनमें कि इस परंपरा का बोध या तो नहीं होगा, या परंपरा की जो शास्त्रीय परंपरा है उसकी जानकारी नहीं होगी, लेकिन वे इतना जरूर है कि इस दायरे में कविताएं लिख रहे हैं कि प्रतिभा के मंडन का यह दौर नहीं है, बल्कि कविता अभिव्यक्ति की छलांग है। यानी प्रतिभा के मंडन की जगह, यानी यह कहना कि कुछ खास डिस्कोर्स में ही कविताएं लिखी जा सकती हैं, कुछ खास लोगों के द्वारा कविताएं लिखी जा सकती हैं, उसका निषेध करते हुए अभिव्यक्ति की अनंत छलांग लगाई है आज की कोरोजीवी कविता के दौर में तमाम युवक और युवतियों ने। और इसी का परिणाम है कि सोशल मीडिया से लेकर के अन्य कई जगहों पर उन्होंने पर्याप्त स्पेस घेर लिया है, पर्याप्त जगह घेर लिया है। जरूर जाहिर सी बात है कि इसमें से आगे के समय में जरूरी नहीं कि सब के सब सार्थक ही हो रहा है, सब के सब अच्छा ही हो रहा है, लेकिन हो रहा है और बड़े उत्साह से हो रहा है। वे अपनी युग बोध की जिम्मेदारी से सीधे उस जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं और अपने समय और समाज की चुनौतियों से सीधे मुठभेड़ भी वो कर रहे हैं। वे अपने समय का दुख पहचान रहे हैं। इस पृष्ठभूमि पर, इसका मैं जिक्र थोड़ी देर बाद करूंगा, वो भी नोबेल राइट हैं जोस सारामागो। जोस सारामागो ने, वो जो पोर्तुगीज हैं, उनका ब्लाइंडनेस नाम का बहुत ही चर्चित उपन्यास है। उसमें एक डॉक्टर है और वो बहुत ही शानदार है, वो उसका एक जो कैरेक्टर है। तो जो आज का अपने समय का जो दुख है वह लगभग ब्लाइंडनेस के उस डॉक्टर की तरह ये नई पीढ़ी या आज के समय में जो कवि हैं, पुरानी पीढ़ी के, नई पीढ़ी के जो भी कविताएं लिख रहे हैं, वो उसको अपने समय के दुख के रूप में दर्ज कर रहे हैं। वे हर प्रकार की अंधता का निषेध करते हुए देख रहे हैं और पीड़ा को गुस्से में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ा को गुस्से में बदलने की जो यह कोशिश है, यह कोरोजीवी काल की एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक काव्य अभिव्यक्ति है, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। और यही से श्रम की अंतर्वस्तु भी हिंदी कविता में प्रवेश करती है, जिसमें सत्ता से कवि सतत रूप में टकराता चलता है और कवि आगे निकल जाता है। व्यवस्था दुख चाहती है ताकि उसका कारोबार ठीक से चल सके। कवि इसी को पकड़ना चाहता है, कम से कम आज का कवि, और इस दुख को गुस्से में बदलने की कोशिश करता है। वह सड़क पर चल रहे लाखों मजदूरों की पीड़ा का साक्षी बन जाता है। साक्षी ही नहीं, उसकी पीड़ा का, लाखों मजदूरों की पीड़ा का वह वाहक भी बनता है। वह पूरी ताकत से जनता के पक्ष से चीखना चाहता है और परिवर्तन की तमाम पवित्र आकांक्षाओं के बीच संशय से भी गुजरता है। यानी
कवि संघर्ष तो कर रहा है, परिवर्तन का आकांक्षी है, लेकिन वह इस बात को जानता है कि यह परिवर्तन इतना आसान नहीं है। इसका मतलब ये कि वह उसकी सीमाओं को भी जानता है, इस नाते संशय भी बरकरार है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि कोरोजीवी कविता का जो यह संशय है, यह अपने काव्य की परंपरा के भीतर से विकसित है। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय। तो ये ऐसा नहीं है कि ये चीज इतनी आसान है। ये संशय का होना साहित्य की सर्जनात्मकता के लिए बहुत ही मूल्यवान हुआ करता है। कई बार आज का कवि परिवेशगत तनाव से गुजरते हुए, वह व्यवस्था से टकराते हुए स्वप्न कथा का सहारा भी लेता है। कई बार सीधे व्यक्त करता है, कई बार स्वप्न कथा का सहारा लेता है, क्योंकि वह जानता है कि संघर्ष की सभी पवित्रता के बावजूद संघर्ष आसान नहीं है। और यही कारण है कि उसके सामने एकमात्र विकल्प ही बचता है कि वह अंधेरे का गीत लिखे और उसके भीतर से रोशनी को बाहर ले आए। इस समय में जिन कवियों ने ऐसा किया है, जिनकी कविता मुझको पढ़ने को मिली, उसमें सुभाष राय जी, हमारे कवि मित्र हैं सुभाष राय जी, लखनऊ में रहते हैं। उनकी एक कविता अभी नया पथ में मुझे पढ़ने को मिली है। उसका शीर्षक ही है अंधेरे के अंत का गीत। बहुत ही एक लंबी कविता है, लेकिन जबरदस्त कविता है। अभी नया पथ का ताज़ा अंक आया है, उसमें यह कविता है अंधेरे समय का गीत। उस लंबी कविता की एक पंक्ति पर मेरा ध्यान गया। मैं पूरी ताकत से चीखना चाह रहा था, पर आवाज बार बार गले में फंस रही थी। अब आवाज का बार बार गले में फंसना हमारे कोरोना समय का एक अद्भुत बिंब है, जिसमें संघर्ष है, श्रम है और है उससे बाहर आने की जद्दोजहद। इसी जद्दोजहद में यह कविता मजदूरों के पास जाती है। और यह कविता का कुछ हिस्सा मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि कविता लंबी है, लेकिन कुछ हिस्सा सुने। मैं मृत्यु की ओर बढ़ते हुजूम से पहले वहां पहुंच जाना चाहता हूं, ताकि उन्हें रोक सकूं, उनके मुंह पर पानी के छींटे मार सकूं, उन्हें बता सकूं कि नींद चाहे जितनी गहरी हो, यह सोने का वक्त नहीं है। कुछ ही देर में ट्रेन आने वाली है, पटरी के साथ चलना ठीक नहीं। अभी तक तो देखिए कविता बन रही है। एक कविता छलांग कहाँ लगाती है, ट्रेनें अक्सर पटरी से उतर जाती हैं। पूरी कविता का जो गुरुत्व केंद्र है वह यहाँ पर है, और यह कोरोजीवी कविता का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, जिसमें संशय भी है, संघर्ष भी है, श्रम भी है और अंधकार को चीर करके बाहर आने का विकल्प भी है, उसकी चुनौती की स्वीकार भावना भी है। अब देखिए, ट्रेनें अक्सर पटरी से उतर जाती हैं। इसमें जो अक्सर शब्द है उस पर मेरा ध्यान गया। यह अंतिम वाक्य में जो अक्सर शब्द आया है, कि जैसे कि आजकल आप देखा होगा कि जितने इनकाउंटर्स होते हैं उसमें गाड़ी पलट जाती है। सत्ता अक्सर अपने वायदे से, इनकाउंटर में अक्सर गाड़ी पलट जाती है, आप भी जानते हैं। सत्ता अक्सर वायदों से मुकर जाती है, आप देख ही रहे हैं। रोजगार के अनेक दावे महंगाई के अक्सर शिकार हो जाते हैं, और आप जोड़ लीजिए, कई अक्सर इसमें से जोड़ लीजिए, कई अक्सर आपको आसानी से मिल जाएंगे। ये जो अक्सर है, यह असल में एक कवि का प्रश्न भी है, चेतावनी भी है और चिंता भी है। तो आप देखेंगे कि इस एक अक्सर शब्द के भीतर से वह प्रश्न भी खड़ा करता है, चेतावनी भी खड़ा करता है, चिंता भी कर देता है, और साथ साथ वह जो है जनता से, जनता की मुक्ति का आह्वान भी करता है, जितना वो कर सकता है अपनी कविता के भीतर। देखिए, हम जानते हैं कि कोरोना समय पूंजीवादी विकृतियों के भीतर से उपजा है।
यह गरीबों का नहीं, यह गरीबों की नहीं अमीरों की देन है, जिसमें श्रम का शोषण हुआ है और अतिरिक्त का आकर्षण दिखाई देता है। यह जो 90 के बाद नियो लिबरलिज्म आया, नव उदारवाद आया, वो उसी का परिणाम है, जहां श्रम का शोषण किस लिए किया जाता है कि हम इसे री इन्वेस्ट करेंगे, हम इसका पुनर्निवेश करेंगे। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि 90 के बाद की जो हिंदी कविता का दौर है उसमें जबरदस्त बदलाव है। 3 पीढ़ियां इस समय 90 के बाद की सक्रिय हैं। 90 का जो दशक है हिंदी कविता के लिए सबसे उर्वर दशक है। इसी दायरे में बार बार कहता हूं, इसको पहले भी कह चुका हूं कि आजाद भारत में अगर दशक के हिसाब से देखिए तो 90 का जो दशक है वह अपनी सक्रियता, रचनात्मक उत्कर्ष और विविध वर्णी संवेदनशीलता के दायरे में आज भी सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे सक्रिय दशक है। उसके पीछे की स्थितियां भी जिम्मेदार है, जिसका यह विषय नहीं, कभी मैं उस पर चर्चा अलग से करूंगा और मैं उस पर सोच भी रहा हूं, इन दिनों उस पर काम भी कर रहा हूं मैं। तो जो बात हो रही कि जो 90 के बाद का जो नियो लिबरलिज्म आया, नव उदारवाद आया, वह श्रम का शोषण करता है और तैयारी क्या करता है कि हम इसे री इन्वेस्ट करेंगे, हम पुनर्निवेश करेंगे इसका। लेकिन आपने देखा होगा कि कोरोना ही था, ये कोरोना समय है जिसने उस री इन्वेस्टमेंट की सारी नीति को ध्वस्त कर दिया और बता दिया कि ये जितने भी पूंजीवादी तंत्र वाले थे ये सब के सब शोषक थे और सब झूठ बोलते थे। क्यों? अगर आपने री इन्वेस्ट किया था, अगर आपने पुनर्निवेश किया था, उनके श्रम में कटौती करके उनकी जो भी रेम्यूनरेशन था, पारितोषिक, तो उसमें अगर आपने कटौती किया तो कहाँ गया वो? लाखों लोग सड़क पर आ गए, मरने और मारने के लिए छोड़ दिए गए, करोड़ों की भीड़ सड़कों से गुजर रही थी, लेकिन वह री इन्वेस्टमेंट फिसड्डी निकला, वो कहीं दिखा नहीं। यह व्यवस्था में जिस तरह से सामने आया है, यह व्यवस्था भी नहीं समझ सकती थी पूरी दुनिया में। यह व्यवस्था भी नहीं समझ पाई कि करोड़ों की संख्या में इतने मजदूर सड़कों पर आ जाएंगे जो अपने घरों की ओर लौट रहे होंगे और श्रमिकों को उनकी हाल पर इस महामारी में छोड़ दिया गया, जिसने कि उनको पलायन के लिए मजबूर किया। यह कोरोजीवी कविता ने सबसे अधिक समझने की कोशिश की है और ऐसी कविताएं जो लिखी जा रही हैं, लिखी जा रही होंगी, जो आगे दिनों में आएंगी, वे इस समय का दहकता हुआ दस्तावेज होंगी। इतिहास में आज के 50 साल बाद 2020 के इतिहास में सिर्फ आंकड़े होंगे, लेकिन उन आंकड़ों के भीतर जो सांसें हैं, जो जीवंत जो आह भरती जिंदगियां होंगी, उसका दस्तावेज ये कविताएं बनेंगी, यह साहित्य ही बनेगा। तो ये एक तरह का मैं दूसरी विशेषता के से आप को रूबरू करवा रहा था। इस क्रम में जो तीसरी विशेषता है वह एक तरह का परिवेशगत संलग्नता है। कोरोजीवी कविता में परिवेश, मैंने आंतरिक परिवेश के प्रति एक संवेदनशीलता का व्यवहार किया है और यह जो परिवेशगत संलग्नता का मतलब हुआ कि हम आसपास, पहली बार ऐसा हुआ लंबे समय बाद, कम से कम मेरा निजी अनुभव तो ऐसे ही है और कई कवियों का होगा, कि हम लोग अपने अगल बगल वृक्षों का बढ़ना, फूलों का खिलखिलाना, पशु पक्षियों का चहचहाना, नदियों की कलकल, मतलब ये जो रोजमर्रे की जीवन से सड़कों से आना जाना, पास पड़ोस में के बारे में जानना, सोचना, ये जितना कुछ था, इसके पहले शायद सभ्यतागत ढांचे में ये फिट नहीं हो पा रहा था, हम में से किसी को समय नहीं मिल पा रहा था, कुछ ऐसा था कि इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं था। लेकिन हिंदी कविता में यह एक बड़ी बात थी, जिसकी परंपरा पुरानी थी, लेकिन हिंदी कविता ने उसको अपने फिर से जोड़ लिया, उस रूट से जाके जुड़ गई। और आप देखें कि छायावाद में जो प्रकृति और मनुष्य के रिश्ते अटूट थे, आवयविक थे, वह आज आकर के फिर से जुड़ गए हैं।
याद रखें कि छायावाद ने प्रकृति और मनुष्य के रिश्तों को कभी भी बाइनरी में नहीं देखा था। यहाँ समय नहीं है कि छायावाद पर विस्तार से बात करूं, लेकिन छायावाद की जो बिना बाइनरी के जो काव्यगत विशेषताएं थीं, जो आवयविक अन्वित के दायरे में विकसित हुआ, उसको मैं उसका कुछ संकेत यहाँ पर आपसे कर रहा हूँ कि कोरोजीवी कविता ने अपने को वहाँ से जोड़ने की कोशिश की है। अभी तक हम एक ऐसे भूगोल पर विचर रहे थे जो हमारा नहीं था, अपने देशज औजारों की तरफ हमारा ध्यान नहीं था। इसलिए कोरोजीवी कविता अपने देशज पहचान के दायरे में लोकोन्मुखी हुई है, जो धारा पीछे छूट गई थी। यही कारण है कि यह कोरोजीवी कविता परिवेश के विश्वसनीय और सहज अनुभवों की ओर मुड़ गई है। और जब मैं कहता हूं परिवेश के सहज व विश्वसनीय अनुभवों की ओर मुड़ गई है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसको नई पीढ़ी ने वो कवियों ने और कवित्रियों ने बहुत स्वर दिया है। इस पर बहुत सामग्री मेरे पास है। अगर मैं इस पर उदाहरण देना शुरू करूंगा तो काफ़ी लंबा समय चला जाएगा। लेकिन जैसे कि आप देखें कि जिन परिवेशगत संलग्नता और लोक भाषाओं के प्रयोग से हिंदी के युवा कवियों, नए कवियों ने हिंदी कविता में इस दौर में हस्तक्षेप किया है, नई बातें कहने की कोशिश की है, उसमें बिल्कुल नए कवियों में शैलेंद्र शुक्ल, संदीप तिवारी और अमरजीत राम, ऐसे बहुत सारे कवि हैं जो मेरे पास। लेकिन ये जो 3 कवियों ने इधर जो नए ढंग का विधान रचा, काव्यगत विधान रचा है, इनकी कविताओं पे मेरा ध्यान गया है। कवित्रियों में अगर आप देखेंगे तो रश्मि भारद्वाज, पूनम विश्वकर्मा और सोनी पांडे। रश्मि और पूनम ने बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं। सोनी पांडे ने भी इधर कई अच्छी कविताएं लिखी हैं। उनकी कोरोना काल के दौर में लिखी कुछ कविताएं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ये बगल के आजमगढ़ के रहने वाली हैं वे, और काफ़ी संगठनों से जुड़ी हुई हैं वो, और काफ़ी एक क्रांतिकारी उनकी चेतना है। लेकिन इधर जो उनकी कविता मुझे पढ़ने को मिली, अपना रास्ता, अब बार बार वो एक जगह कहती हैं कि मुझे जन्म पत्री से ज़्यादा ज़रूरी है अपने रास्ते की तलाश। अब जन्म पत्री से ज़्यादा ज़रूरी है अपने रास्ते की तलाश, यह केवल स्त्री अस्मिता की ही पंक्तियाँ नहीं हैं, स्त्री स्वाभिमान और स्वाधीनता की ही पंक्तियाँ नहीं है। अपने रास्ते की तलाश असल में कोरोजीवी काल का वह मूल्य बोध भी है जिसमें हर लेखक कहीं न कहीं जन्म पत्री का, जड़ता का, संकीर्णता का, जड़ परिवेश का निषेध करता हुआ अपने रास्ते की तलाश कर रहा है। अब कुछ दिन पहले मुझे पटना के रहने वाले मेरे मित्र कवि हैं, अच्छे कवि हैं, यक्षिणी नाम का उनका संग्रह बहुत चर्चित रहा है, काफ़ी बेहतरीन संग्रह भी है। उनकी एक लंबी कविता पाती पढ़ने को मिली थी। अब उस पाती कविता में आप देखें कि वो लंबी कविता है, उसकी एक पंक्ति है कि बजती थालियों के बीच चूल्हे ठंडे हो गए हैं, राजा को कहाँ पता पैर व हाथ के बीच पेट भी होता है। अब इसकी व्याख्या मैं करूं तो काफ़ी समय जाएगा, लेकिन राजा को कहाँ पता कि पैर और हाथ के बीच पेट भी होता है। ऐसी पंक्तियां इसी दौर में लिखी गई हैं, और यह जब तक सभ्यता का ऐसा दबाव हमारे ऊपर न होता तब तक ऐसी पंक्तियां नहीं लिखी जा सकती, लिखना आसान नहीं होगा। आप पृष्ठभूमि में देख सकते हैं ऐसी कविताएं हो सकती हैं, ये नहीं कि बिल्कुल जाके आज और अभी कविताएं। बात मैं चेतना के निर्माण और पुनर्संयोजन की बात कह रहा हूं कि अगर इस तरह की चीजें दिखाई देती हैं तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी स्थितियां इस समय कोरोजीवी काल में, कोरोना काल हमारे पास आई हैं, जिनका की संबंध इसी समय से हो सकता था। इसके पहले वे नहीं लिखी जा सकती थी, या उनका लिखना इतना आसान नहीं था कि उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं था। इस क्रम में एक दूसरी विशेषता की तरफ, एक अगली विशेषता की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। वो ये है कि इस समय में परंपरा और
छंदों की बात बहुत जोरों से उठाई जा रही है। ये अकारण नहीं है कि परंपरा और छंदों की तरफ हमारा ध्यान जा रहा है, ये सकारण है, ये हमारे समय का दबाव है। ये जो बहसें सोशल मीडिया पर हो रही थी कि छंद आया कि गया कैसा, ये अलग मुद्दा है, लेकिन इसे आना ही था। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों की तरफ, अपनी परंपरा की तरफ, अपने इतिहास बोध की तरफ, अपने छंदानुशासन की तरफ इसके पहले हमारा ध्यान नहीं जाता था। शायद हमको समय नहीं मिलता था, या हम इतने गति में होते थे कि हमको ठहर कर सोचने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन आज कोरोजीवी काल में, इस कोरोना काल में हमें ठहर कर सोचने का मौका मिल गया है। और याद रखिए कि यह जो कोरोजीवी कविता है, यह परंपरा की खोज नहीं करती। परंपरा की खोज करने वाले इस समय में कुछ हैं, आप जानते हैं, लेकिन वह असल में अपनी प्रासंगिकता की बेचैनी से परेशान है। परंपरा की खोज वही करता है जो अपनी प्रासंगिकता की बेचैनी से परेशान रहता है। कवि तो परंपरा को अर्जित करता है और एक विशद और समृद्ध परंपरा के भीतर अपने को स्वतः ही विन्यस्त पाता है। उसे जाने की जरूरत नहीं है, वो तो खुद उसने अर्जित किया है। और इसी कारण आप देखेंगे कि मध्यकालीन संत कवियों की आवेगमयता व इतिहास बोध से, जैसा मैं पहले भी कहा, यह कविता यहां आकर के सीधे जुड़ गई है। इतना ही नहीं, इस कविता ने छंदों के बंधन को भी शिथिल कर दिया है। पूरी ईमानदारी से बहस उस पर किया, लेकिन उसकी आंतरिक लय को भी समझने की उसने कोशिश की है। वह इस बात पर जोर देती है कि कविता केवल वाक्यों से संभव नहीं है। वाक्य के भीतर वाक्यों से केवल कविता बनाने वाले चाहे जितना जोर मार लें, चाहे जितनी समीक्षा लिखवा लें, कविता की जितनी चर्चा करवा लें, लेकिन उनकी कविता की जो का औचित्य है, उसकी जो धार है, वो बाहर आ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वाक्य में कविता बनाने के लिए उसे रमणीय होना होगा और ज्ञानात्मक भी होना होगा। याद रखिए, उसे वाक्य की बुनियादी विशेषताओं से जुड़ना होगा। ऐसा नहीं कि कविता वाक्य में नहीं बनाई जा सकती, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, उसे रमणीयता से जुड़ना होगा और उसे ज्ञानात्मकता से भी जुड़ना होगा। और तब यह कविता की जब बात आज हम करते हैं, ऐसी कविताओं की बात करते हैं, तो आज की कविता मानकर चलती है। और ये मेरा ही मानना है, इसके पहले मैं चर्चा भी कर चुका हूँ इस पर एक जो अनिल पांडे से जिनका जिक्र मैंने किया था, उनसे लंबी जो फोन वार्ता है उस पर लंबी बहस मैंने की है। वो काफ़ी लंबी, करीब 1.5-2 घंटे की बातचीत है। उसको कभी प्रकाशित होगी तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन ये बात मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि मान के चलती है कि छंदों की वापसी उसके पुनर्जन्म में नहीं, उसके परिवर्तन में है। और इस परिवर्तन की दिशा आगे की ओर है, पीछे की ओर लौटने में नहीं है। यानी परिवर्तन अगर अग्रगामी मूल्यों के साथ होगा तभी स्वीकार होगा। केवल मीटर्स नाप करके, पीछे लौट करके आप अच्छी कविता नहीं बना सकते। और मुझे लगता है कि अब तो इस पर लगभग सहमति है, इस पर बहस के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है कि आज की कविता, जिसे कोरोजीवी कविता में कह रहा हूं, यह चंद्रमा को अमृतांशु ही नहीं कहती, बल्कि अमृतांशु नहीं ही कहती। चंद्रमा का एक नाम विषयाकर भी है, विषय को धारण करने वाला। तो बताइए कि जब विषयाकर का समय है तो अमृतांशु की चर्चा करके क्या मिलेगा? कोरोना के वायरस से पूरी दुनिया त्रस्त है, बड़े बड़े लोग बीमार, बड़े बड़े लोग बीमार हो रहे हैं। आप सब टीवी में देख रहे हैं। आगे आने वाले समय का पता नहीं है कि क्या होने जा रहा है। हम सब लॉकडाउन, बढ़ते हुए लॉकडाउन की तमाम भय से भयभीत हैं। तो ये जो समय है, ये जो विषाणुओं का समय है, यह चंद्रमा को अमृतांश से पुकारने का समय नहीं है। यह केवल
विषयाकर को समझने का समय है, और ऐसे में पुराने बंधन और रूप तो शिथिल होंगे ही, और आज की हिंदी कविता ऐसा कर भी रही है। आखिर में यह भी मैं कहना चाहता हूं कि जो कोरोजी की कविता है, जब मैं कहता हूं तो यह आंकड़ों से आगे बढ़कर मानव अस्तित्व की पुकार से जुड़ गई है, और यही कोरोजी की कविता की प्रतिरोधी क्षमता भी है, जो किसी भी मेडिकल किट से कमजोर नहीं है, किसी भी मेडिकल चिकित्सा पद्धति द्वारा प्रदत्त किट से, माने टूल से कमजोर नहीं है। इसे हमें समझने की जरूरत है। रोचक बात यह है कि हिंदी कविता इसी के भीतर अपने खिलंदड़ेपन को भी बचा रही है। इसमें उसकी हंसी भी सुरक्षित है। और एक मजेदार बात, इधर कविताएं कुछ जो मुझे पढ़ने को मिली, लगातार मैं देख रहा हूं, वह अतिशय बौद्धिकता और गंभीरता को तोड़ने की कोशिश भी कर रही है। मजेदार बात यह है, मैंने अपने खिलंदड़ेपन, अपनी जीवंतता, अपनी जागृति, इन सब से जुड़ करके जो अतिशय गंभीर कविता हो गई थी, उसको तोड़ रही है और एक वैकल्पिक जीवन के निर्माण की दिशा में वह अग्रसर है। अभी मुझे मेरे कवि मित्र हैं बसंत सगरगाए, वो भोपाल में रहते हैं, तो उनके माध्यम से मुझे 8वें दशक के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि और हमारे बहुत ही प्यारे कवि अरुण कमल की एक कविता पढ़ने को मिली है, जूते साफ करते हुए। अद्भुत कविता है, छोटी बड़ी रोचक है और काफ़ी हंसी और मजाक के दायरे में आगे बढ़ती है। बल्कि अगर आप सामान्यतः उस कविता को पढ़ेंगे जूते साफ करते हुए, तो आपको लगेगा ये भी कोई कविता है, बल्कि कुछ टिप्पणियां मुझे ऐसी सुनने को मिली, ये भी कोई कविता है। लेकिन हाँ, वो कविता है। उस कविता में कौतुक है, खिलंदड़ापन है और अतिशय गांधीर्य को तोड़ने वाली अरुण कमल की यह कविता है। लेकिन याद रखिए, तोड़ने की इस प्रक्रिया में यह बेहद गंभीर जटिल मूल्यों को भी रचती है। मैं फिर कह रहा हूं, बेहद गंभीर जटिल मूल्यों की रचना भी करती है। शुरू ही होती है कविता, जूते हैं पर पैर नहीं है। लयात्मक कविता है लेकिन बड़ी मजेदार है। जूते हैं पर पैर नहीं है, सब जानते हैं, बाहर जूते झांक रहे हैं, पैरों का इंतजार कर रहे हैं हर सुबह शाम। जो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते होंगे, इवनिंग वॉक के लिए निकलते होंगे, वो तो पैर जूते से उनका संवाद। लेकिन कई ऐसे भी लोग होंगे जो घर के बाहर नहीं निकलते होंगे या निकलने नहीं चाहते होंगे। जैसे कहा गया भाई सीनियर सिटीजन है, 65 साल के बाद की उम्र है, थोड़ा डरते होंगे। तो वो उस मतलब जो अपने घर के भीतर जो रोज हमको दिखाई दे रहा है। और ये लंबी कविता, ये थोड़ी बड़ी कविता है, जिसको मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन शुरू में है कि जूते हैं पर पैर नहीं है। अंत बड़ी मजेदार होता है, बोल बसंता कुछ तो बोल, बसंत को संबोधित करता है अरुण कमल, बोल बसंता कुछ तो बोल, कह दे मुझसे डर नहीं है। डर पर भी कुछ लोगों ने आपत्ति की थी। डर में डर की बात है कि बोल बसंता कुछ तो बोल, कह दे मुझको डर नहीं है, मैं डर नहीं है, को उन्होंने एक ध्वनि सा मिलाते हुए डर नहीं है। अब डर को डर में रूपांतरित कर यह कविता न केवल अकारण के विजय पर, अकारण के डर पर विजय, ध्यान रखिए कि डर को डर कह के यह कविता न केवल अकारण के डर पर विजय पाती है, बल्कि वह डर के रूप को ही बदल देती है। अब ये जो छोटी सी कविता में डर के रूप को बदलने की जो सामर्थ्य है, एक खिलंदड़ेपन में, हंसी मजाक के दायरे में, वह आज की जो हिंदी कविता है उसकी एक बड़ी ताकत है। और इसके पहले कि मैं इस प्रसंग को समेटूं और बात को समाप्त करूं, मैं आप लोगों के सामने दो नए कवियों की कविताएं प्रस्तुत करना चाहता हूं। कोरजीवी काल में जो कविताएं लिख रहे हैं, बिल्कुल दो नए कवि। इसमें एक कवि हैं यतीश कुमार, कलकत्ता में रहते हैं। इधर कविता की दुनिया में काफ़ी सक्रिय हैं, नए हैं लेकिन बहुत
पढ़े लिखे हैं, काफ़ी पढ़ते लिखते हैं और एक तरह का अपनी कविता में परिपक्व कवि के रूप में आते हुए दिखाई देते हैं। भाषा पर बहुत अच्छा नियंत्रण है, समझ कविता की बहुत अच्छी है। इनकी अभी एक कविता कुछ ही दिन पहले मेरी बच्ची मुझे पढ़ने को मिली। बेटी पर कविता है। बेटियों पर बहुतों ने लिखा है और जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम सब कविताओं में पिता हैं, माँ हैं, पत्नी हैं और बेटी हैं। ये जो 4 संबंध हैं, इस पर सर्वाधिक कविताएं लिखी गई हैं। तो बेटियों पर कई लोगों ने कविताएं लिखी। हमारे कवि मित्र जितेंद्र श्रीवास्तव हैं, उनका तो पूरा एक संग्रह ही बेटियों पर है, जिसको कि बनारस के ही हमारे मित्र युवा आलोचक कमलेश वर्मा ने संपादित किया है। बड़ी शानदार उस पुस्तक की भूमिका उन्होंने लिखी है बेटियों के संदर्भ से। लेकिन इस कोरोजीवी काल में यतीश कुमार की यह कविता मुझे कुछ अलग तरीके से आकृष्ट करती है और जैसा मैंने कहा था कि अपने परिवेशगत व प्रकृतिगत संलग्नता के कारण आकर्षित करती है। और यह कोरोजीवी समय में ही ऐसी पंक्तियां संभव हो सकती थीं जिनको मैं आगे भी पढ़ने जा रहा हूं। कविता थोड़ी बड़ी है। उसमें वे एक जगह लिखते हैं, मेरी बच्ची, पेड़ का सुख दुख है पत्तियां और तुम मेरी पत्ती हो, बिन पत्ती सब सून। मेरी बच्ची, पेड़ का सुख दुख है पत्तियां और तुम मेरी पत्ती हो, बिन पत्ती सब सून। साफ है कि इस कविता पर इस समय का दबाव है, कोरोजीवी समय का दबाव है और यह कविता उससे बाहर निकलने की बेचैनी से भरी हुई है, जिसमें वह पिता और पुत्री का संबंध पेड़ व पत्ती के रूप में देखने की कोशिश करता है एक कवि। वो पिता भी है, कवि है। जैसे कि निराला ने, आप सब जानते हैं कि सूरज स्मृत लिखा था, बेटी भी लिखा, तो प्रसंग दूसरा है। लेकिन उस कविता में पिता अलग है और कवि अलग है, दोनों की चिंताएं अलग होती हैं। तो कवि के रूप में जब एक व्यक्ति बेटी पर कविताएं लिखता है तो अपने कवि को अलग रखता है, पिता को अलग रखता है। यह कविता भी बेटी पर लिखी हुई जाने की प्रक्रिया में कवि को अलग रखती है, पिता को अलग रखती है। दूसरा एकदम बिल्कुल नया नवांकुर कवि हैं, हमारे यहाँ BHU के ही छात्र हैं, गोलेंद्र पटेल। खूब अनगढ़ हैं और अपनी अनगढ़ता में खूब माने जो शब्द विन्यास हैं काफ़ी खूबसूरत हैं। अब एकदम इनकी ताज़ा, मतलब कई कविताएं बड़ी अनगढ़ हैं और अल्हड़ता के दायरे में हैं, लेकिन BA2 के लड़के से हम कितनी बड़ी कविता की उम्मीद करेंगे। लेकिन एक कविता मुझे 1-2 दिन पहले पढ़ने को मिली उन्हीं के वाल पर, तो मैं चकित रह गया इस युवक के जो काव्य क्षमता को लेकर के। और ऐसा लगा कि गांव का यह एक ऐसा लड़का है जो एक मुट्ठी धूल उठाकर व्यवस्था को ललकार रहा है। अब एक मुट्ठी धूल उठा करके व्यवस्था को ललकारने की जो सामर्थ्य है, उसमें गोलेंद्र पटेल जैसे बिल्कुल 18-20 साल की उम्र के लड़के इस कोरोजीवी काल में जो कविताएं लिख रहे हैं, अगर ये लिखते रहे, अगर इन्होंने छोड़ा नहीं, क्योंकि इस पर भी डिपेंड करेगा कि ये कविता में आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत लोग लिखते हैं और बाद में छोड़ के भाग जाते हैं, उनके दुनिया भर के सरोकार होते हैं, या कविता में मांझना नहीं चाहते, या कि कविता की समझ को विकसित नहीं होने देना चाहते। क्योंकि देखिए, शुरू में तो बिना समझ की कविता लिखते रहिए, ठीक है। एक स्थिति के बाद आपको कविता की समझ के दायरे में भी कविता के पास जाना होगा, क्योंकि केवल उत्पादन से गुणवत्ता का निर्धारण नहीं हो पाएगा। उसके लिए थोड़ा अध्ययन, थोड़ा सा योग, थोड़ा सा थोड़ी साधना ही करनी पड़ेगी। बारह तो अब चूंकि बिल्कुल नए हैं, तो एकदम नए हैं, तो बाकी का तो मैंने क्योंकि मेरे पास कविताएं बहुत हैं और बहुत सारे संदर्भ हैं मेरे पास, लेकिन वो समय नहीं है और एक ही व्याख्यान में कितनी बातें कही जा सकती हैं, वो बड़ा कठिन है। लेकिन इनकी कविता छोटी, इसको मैं पढ़ना चाहूँगा। जोग कविता है, बल्कि अपने हिस्से की कविता पाठ की कटौती भी कर दूंगा, लेकिन जोग कविता बड़ी मज़ेदार कविता है।
और पता नहीं इसके अर्थ को भी ये समझते हैं या नहीं, लेकिन जो मैंने देखा वो देखिए कि रोपनी जब करते हैं किसान, अब आप देखिए किसान रोपनी कर रहा है, लेकिन कैसे वो आत्महत्या का इस कविता में वो लगा संकेत करता है जाने अनजाने। इस कविता पर कभी मेरे छात्र हैं और मेरे ही छात्र हैं, लेकिन मैंने इस कविता पर अभी तक उनसे मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है कि भाई इस कविता को कितना तुमने समझा कितना नहीं समझा। लेकिन मैंने सोचा कि आज कोरोजीवी कविता का समय है तो मैं इस कविता का जिक्र जरूर करूं। वो जोंक कविता, जोंक, और गांव का लड़का एकदम विशुद्ध गांव के हैं वो। रोपनी जब करते हैं किसान तब रक्त चूसते हैं जोंक, चूहे फसल नहीं चाटते, फसल चाटते हैं नीलगाय। चूहे तो बस संग्रह करते हैं गहरे गोदामीय बिल में, गहरे गोदामीय बिल में। याद रखिए भाषा, देखिए टिड्डे पत्तियों के साथ पुरुषार्थ को चाट जाते हैं, आपस में युद्ध कर काले कौवे मक्का बाजरा बाट खाते हैं। काले कौवे व्यंजक है, मक्का बाजरा बाट, सारे इमेज गांव का है। और मैं बता दूं जितना इस लड़के के बारे में जानता हूं, यह 40 किलोमीटर की यात्रा करके क्रॉस करने आता है, फिर अपने गांव लौट जाता है। बनारस में शायद वो नहीं रहते, जो मेरी जानकारी है। और तो मैंने वो जो संघर्ष ये मैं बताने इसलिए रहा हूं कि हर किसी के पास कविता लिखने की सामर्थ्य, कविता लिखने का विकल्प है, लेकिन हर कोई कवि नहीं होता क्योंकि उसके पास भाषा नहीं होती। ऐसे युवकों के पास जब भाषा आती है तो मुझे बहुत आह्लादित करती है, क्योंकि ये हिंदी कविता के भविष्य हैं। ऐसे जहां भी लिख रहे हैं पूरी दुनिया में, पूरे हिंदी समाज में जहां भी लिख रहे हैं, उन सबका स्वागत है। ये तो एक इमेज, चूंकि जितना हम लोग अपनी सीमित संसाधनों में, सीमाओं में कर सकते वही करेंगे। तो आपस में युद्ध कर काले कौवे मक्का बाजरा बांट खाते हैं, प्यासी धूप पसीना पीती है खेत में जोंक की भांत। अंत जरा देखिए, अंत में अक्सर ही कर्ज के कच्चे कायफल दिख जाते हैं। अंत में अक्सर ही कर्ज के कच्चे कायफल एक पेड़ होता है जिसकी पत्तियां जो होती, जिसकी छाल होती है, उससे दवा बनाई जाती है। लेकिन यहां देखिए कर्ज के कच्चे कायफल, संकेत मिल रहा कि कर्ज के बोझ से जो दबा हुआ किसान है अब कहां जा रहा है वो सुनिए। अंत में अक्सर ही कर्ज के कच्चे कायफल दिख जाते हैं, सिवान के हरे पेड़ पर लटके हुए। ये जो पेड़ पर लटकना है, इमेज स्पष्ट है, यानी जोंकों से बचते बचाते, रोपनी करते, रक्त चूसते चुसाते, चूहे बिल्लियों से बचते बचाते, गोदामी बिलों से बचते बचाते, अंत में किसान कहाँ है? सिवान के हरे पेड़ पर लटका हुआ दिखाई देता है। ये जो लटका हुआ है, यानी किशोर 18 साल की उम्र का लड़का बगैर गांव के अनुभव के बगैर ये संभव ही नहीं है। ये पढ़ करके तो ऐसी कविता लिखी ही नहीं जा सकती। और फिर इसे ही कभी कभी ढोता है किसान, अंत में है, इसे ही कभी कभी ढोता है किसान सड़क से संसद तक की, इसे ही कभी कभी ढोता है किसान सड़क से संसद तक की अपनी उड़ान में। ये कविता यहाँ पर फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन लेती है और सड़क से संसद की यात्रा करती है और ये बताती है कि पेड़ पर लटका हुआ जो मनुष्य की लाश है, इसकी गूंज तुम्हारे संसद में भी सुनाई देगी, मत भूलना। क्योंकि यह सड़क, यह एक मुट्ठी धूल केवल गांव तक सिमट के नहीं रह जाएगी, ये तुम्हारे संसद तक भी पहुंचेगी, जिस संसद में हमने पहुंचाया है। तो ये सब जो कर्ज से लदे हुए कायफल की जो ये सब स्थितियां हैं, उसको आप देखेंगे तो ये कुछ बातें थी और जो मैं आपके सामने रखा, क्योंकि समय करीब 1.25 घंटा हो चुका है, तो 10 मिनट में अपनी बात में समाप्त करने की कोशिश करूंगा। अंत में जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं कहना चाहता हूं कि कविता लिखने की हमारी क्षमता ही पर्याप्त नहीं है, इसको ध्यान रखिए। कविता लिखने की हमारी क्षमता पर्याप्त नहीं है, हमारी सामाजिक अर्थवत्ता और वह युग सानिध्य भी उतना ही मूल्यवान है। यानी कविता केवल उत्पादन नहीं है मित्रों, कविता में सामाजिक अर्थवत्ता और युग सानिध्य का होना भी उतना ही जरूरी है। आज इसे समझना होगा। यह जो हमारी सामाजिक अर्थवत्ता का बोध है, वह असल में संरचनागत
अंधत्व से हमें दूर ले जाता है, जिसे कहते हैं स्ट्रक्चरल ब्लाइंडनेस। तो जो संरचनागत अंधत्व समाज में व्याप्त है, कविता अपनी सामाजिक अर्थवत्ता से ही उसे ध्वस्त करती है। और यहीं पर मुझे पुर्तगाल के प्रसिद्ध पुर्तगाली उपन्यासकार नोबेल लॉरेट जोस सारामागो का प्रसिद्ध उपन्यास ब्लाइंडनेस की याद आती है, जिसे मैंने इसी लॉकडाउन में पढ़ा। अद्भुत उपन्यास है। प्लेग तो है ही, लेकिन ब्लाइंडनेस उपन्यास, इस पर फिल्म भी बनी हुई है और नेटफ्लिक्स पर वो फिल्म भी उपलब्ध है, आप चाहें तो देख सकते हैं। वहां पर यह है कि व्यवस्था ने अंधा बना दिया है। जितना वह चाहती है उतना ही प्रकाश हमें मिलता है, लेकिन हमें अपने भीतर के आलोक को उद्दीप्त करना होगा। यह उस उपन्यास का मैसेज है। वह उपन्यास डॉक्टर के बहाने अपने भीतर के आलोक को उद्दीप्त करने की कोशिश करता है, और कविता भी यही करती है। कोरजीवी कविता का प्रमुख उद्देश्य यही है कि स्ट्रक्चर संरचनागत अंधत्व को ध्वस्त करती हुई सामाजिक अर्थवत्ता के दायरे में अपने समाज को आलोकित करे और अंधकार से प्रकाश की यात्रा करे। जो कोरोजीवी कविता ऐसा करेगी वही कोरो जयी होगी, यह मैं कहना चाहता हूं। इस उपन्यास जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जो सारामागो, वो अंत में डॉक्टर के माध्यम से वो कहते हैं, हम देख सकते हैं, मुश्किल यह है कि हम देखना नहीं चाहते। अपनी अंधता को हमने ओढ़ रखा है। तो आप देखिए कितना महान वाक्य है। जहां वह उपन्यास समाप्त होता है, यही से मैं अपनी कोरोजीवी कविता की सामाजिक अर्थवत्ता को भी समाप्त करूंगा कि हम देख सकते हैं, मुश्किल यह है कि हम देखना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हमने अपनी अंधता को ओढ़ रखा है। हिंदी की कोरोजीवी कविता का बुनियादी संघर्ष इसी अंधत्व से है, जो अंधकार को दुरुस्त करके प्रकाश की उपस्थिति को दर्ज करने की कोशिश करती है। खुशी की बात है कि आज की हिंदी कविता इसको देख रही है। समाज ने अंधता को भले ओढ़ रखा हो, यानी समाज के मतलब सारी व्यवस्था ने भले ही अपने अंधत्व को ओढ़ रखा है, भले ही संवेदनात्मक संस्पर्श से उसको कोई मतलब न हो, लेकिन हिंदी कविता ने ये जो स्ट्रक्चरल ब्लाइंडनेस है, संरचनागत अंधकार है, अंधत्व है, उसको बराबर से शिनाख्त करने की कोशिश की है। और उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में यह जो संघर्ष है उसका जारी रहेगा, क्योंकि उसकी ताकत ही है कि वह उस अंधकार को चीर करके, विदीर्ण करके उसमें से उम्मीद की कोई किरण वह जगाने की कोशिश करे। तो ये कुछ मैंने कहा कि कुछ बातें थीं जो मैं आपके सामने रखा कोरोजीवी कविता के संदर्भ से। और अब हमें लगता है कि तरुण पचौरी जी अगर मेरी बात को सुन रहे हों तो उन्होंने मुझसे कविता भी पढ़ने के लिए कहा था, लेकिन कविता तो अब नहीं पढ़ूंगा। एक कविता अगर आप लोग चाहें तो एक कविता में इस प्रसंग पर उत्तर कोरोना नाम की जो कविता है, तब मैंने लिखी थी 4 अप्रैल को, जब उत्तर कोरोना की हिंदी में चर्चा भी नहीं थी। तो मैं चाहता हूं कि आज इस मंच पर मैं इस कविता का पाठ कर दूं और इसी कविता के साथ मैं अपने इस वक्तव्य को भी समाप्त करूंगा। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि 5 मिनट और आपका साथ मुझे मिलेगा। और तो मुझे लगता है कि हाँ, शुरू करते हैं, क्योंकि अच्छा हाँ, तो ठीक है अनिल, तो बैठे हो तो चलो सुन ही लो, फिर सुन ही लो उत्तर कोरोना। क्योंकि मैं चाहता था इस कविता का मैंने पाठ अभी तक नहीं किया है किसी मंच से,
और जैसा मैंने कहा कि जब कोरोना शुरू ही हुआ था तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तरुण जी भी सुन रहे हैं। चलिए, आपसे अनुमति मिल गई तो मैं इसको पढ़ देता हूँ, क्योंकि इस कविता को मैंने पढ़ा नहीं था, उत्तर कोरोना को, और मैंने तब लिखी थी जब कोरोना शुरू ही हुआ था, और मैंने उत्तर कोरोना कविता लिखी थी। मैंने उसकी जो विभीषिका है कि उत्तर कोरोना के बाद, यानी कोरोना के बाद का जो समय होगा कैसा होगा, तो इसी कविता से यकीनन मैं अपनी बात भी समाप्त करूँगा। इसलिए मुझे लगता है कि 5 मिनट आप लोग मुझे 5-7 मिनट और भी और समय देंगे, हमारे साथ बने रहेंगे। उत्तर कोरोना सुनिए, इसका उपशीर्षक है, और इसको ध्यान रखिएगा कि कोरोना के बाद का पिक्चर है। जब कोरोना खत्म हो जाएगा तो संसार कैसा होगा, उसको मैंने विजुअलाइज करने की कोशिश की है, देखने की कोशिश की है। उत्तर कोरोना शीर्षक, उपशीर्षक है आत्माएं होंगी आत्मीयता न होगी। मैंने तुम्हें फोन किया और तुम मुझसे उत्तर मांग रहे हो। मैंने तुम्हें फोन किया और तुम मुझसे उत्तर मांग रहे हो। समय सुबह का है, सूरज की चमक थोड़ी गाढ़ी हुई ही थी कि नदियों के स्वच्छ होते जल और वातावरण में बढ़ती हुई ऑक्सीजन के बीच आसमान में निचाट सन्नाटा है, और तुम कहते हो यह उत्तर कोरोना तो नहीं है। कितना विकट समय है कि जब दुनिया का सारा विज्ञान, कितना विकट समय है कि जब दुनिया का सारा विज्ञान एक रोए के 1000वें भाग से भी छोटे वायरस की काट नहीं खोज पा रहा है। लगभग एक ब्रह्म की सूक्ष्म सत्ता की तरह इधर उधर छिटक रहा है, अपने स्वरूप को लगातार बदलता हुआ हर क्षण धरती का खून पी रहा है। तुम मुझसे उत्तर की अपेक्षा कर रहे हो। अब जबकि वर्तमान से बाहर आने की उम्मीद कम ही बची है, अब जबकि वर्तमान से बाहर आने की उम्मीद कम ही बची है, चिड़ियों की बढ़ती चहचहाहट के बीच दुनिया के सारे देवता असहाय व असुरक्षित हो गए हैं। अल्लाह, ईसा, मूसा और ईश्वर सबके सब मुंह बांधकर अपने अपने कमरे में कैद हैं और पुतलियों की जाती हुई गति से दुनिया को आते हुए देख रहे हैं। तुम कोरोना के उत्तर से उत्तर कोरोना की बात क्यों कर रहे हो? तुम कोरोना के उत्तर से उत्तर कोरोना की बात क्यों कर रहे हो? क्या तुम जानते हो? क्या तुम जानते हो? यह आस्थाओं के फड़फड़ाने का दौर है, जिसमें संत कवियों की एक बार फिर से वापसी हो रही है, जब उन्होंने कहा था कि इस जगत में एक ही ब्रह्म की सत्ता है, बाकी सब मिथ्या है। क्या तुम जानते हो? यह आस्थाओं के फड़फड़ाने का दौर है, जिसमें संत कवियों की एक बार फिर से वापसी हो रही है, जब उन्होंने कहा था कि इस जगत में एक ही ब्रह्म की सत्ता है, बाकी सब मिथ्या है। ठीक इसी जगह पर दुनिया बदल रही है, और बदलते हुए कोरोना के चरित्र में खुद के लिए एक उत्तर खोज रही है। शायद उत्तर कोरोना का उत्तर, जहां अभिव्यक्तियां होंगी लेकिन आस्वाद न होगा, जहां अभिव्यक्तियां होंगी लेकिन आस्वाद न होगा। लोग लौट रहे होंगे लेकिन लौटने के लिए कुछ न होगा। लोग लौट रहे होंगे लेकिन लौटने के लिए कुछ न होगा। आत्माएं होंगी, आत्मीयता न होगी। आत्माएं होंगी, आत्मीयता न होगी। एक देह होगी जिसको एक आत्मा ढो रही होगी। यह चिंताओं व शंकाओं के संघर्ष का दौर होगा, जिसमें हर कुछ एक भय की तरह समर्पित होगा, जहां स्वीकारने के अलावा और कुछ, और संघर्ष के मोर्चे पर हर बार विवेक ही मारा जाएगा, और संघर्ष के मोर्चे पर हर बार विवेक ही मारा जाएगा। आदतें कुछ ऐसी होंगी, एक खास जंग के जैसी होंगी। आदतें कुछ ऐसी होंगी, एक खास जंग के जैसी होंगी। जीवन निर्वात होगा, संघर्ष हवाओं का होगा, सत्ताएं उदार होंगी, शासन लेकिन सख्त होगा। शासन लेकिन सख्त होगा। देश का हर आदमी लड़ेगा सिपाही की तरह, लेकिन हर बार मारा जाएगा एक नागरिक के मोर्चे पर। शासक बहुत उदार होंगे, लेकिन उनमें सब कुछ को पाने की एक जल्दी होगी, लगभग इस समय की वाचाल मीडिया की तरह, जहां ब्रेक के बाद एक पुराना ही चीखता है, एक पुराना ही चीखता है। अद्भुत होगा यह समय कि अद्भुत जैसा कुछ नहीं होगा।
अद्भुत होगा यह समय कि अद्भुत जैसा कुछ नहीं होगा, केवल एक पुरातन की स्मृति होगी और सभ्यता के एक वायरल इफेक्ट जैसा खोने व पाने का संघर्ष होगा, हर नए विकल्प को अनचाही आस्थाओं का आदिम स्वर देता हुआ। यह असहाय कथाओं के सर्जन का समय होगा। यह असहाय कथाओं के सर्जन का समय होगा जिसमें कथाएं तो बहुत होंगी, काव्यत्व उतना ही कम होगा। स्मृति में मनोरंजन की सुविधाएं होंगी, आकांक्षा में ढेर सारी दुविधाओं के बीच यह एक दूसरे की तारीफ का दौर होगा। ध्यान दीजिए, यह एक दूसरे की तारीफ का दौर होगा जिसमें सराहनाएं भी शातिर होंगी, जहां एक ताकत दूसरे को आजमा रही होगी। खोए हुए को पाने की जिद में दुनिया दौड़ रही होगी, जिसकी जद में आई हुई सभ्यता अपनी संपूर्णता में कराह रही होगी। यह एक नई शुरुआत होगी। यह एक नई शुरुआत होगी, लेकिन शुरू करने के लिए कोई ना होगा। यह एक नई शुरुआत होगी, लेकिन शुरू करने के लिए कोई न होगा। क्या तुम जानते हो, वायरस का कोई पूर्व काल नहीं होता। क्या तुम जानते हो, वायरस का कोई पूर्व काल नहीं होता। उसका सिर्फ एक वर्तमान होता है जो सदा एक उत्तर में बदल रहा होता है। यह विचार नहीं, व्यवहार समझता है। यह विचार नहीं, व्यवहार समझता है, और तुम्हारा व्यवहार है कि इसकी आकंठ उलाहनाओं के बीच पूंजी की ताकत के सामने सदा झुका रहता है, एक स्थायी विनम्रता की तरह, एक स्थायी विनम्रता की तरह। तो इस कविता से जो मैं आज के वक्तव्य का समापन कर रहा हूँ, वह उसमें यह आशय भी अंतर्निहित है कि कोरोजीवी कविता में जितना कुछ कहा, उसका कुछ असर इस कविता में भी आपको दिखाई देगा। या यह भी कह सकते हैं कि कविता के भीतर से कुछ वैचारिक सरणियों को विकसित होने में मुझे मदद मिली होगी। यह कहना तो कठिन है कि कविता ने विचार को प्रभावित किया या विचार ने कविता को, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारे इस समय ने, इस कोरोजीवी समय ने हमें बहुत प्रभावित किया है, हमें बहुत बदला है, और हमें एक ऐसे अगोचर की यात्रा की तरफ लगातार बढ़ा रहा है, जिसे कि हम शब्द के माध्यम से, भाषा के माध्यम से, कविता के माध्यम से और उसके भीतर से उठने वाली ध्वनियों के माध्यम से पकड़ सकते हैं, पकड़ने की कोशिश करेंगे। यही एक लेखक के नाते हम सब मिलकर के कर सकते हैं, यही हमें करना चाहिए। इसी में हमारी मुक्ति है और इसी में हमारी सामाजिक युक्ति भी है। मैं पुनः आप सबके प्रति अपना सप्रेम, सस्नेह, सादर अभिवादन प्रकट करता हूँ। आप इतनी देर से मेरे साथ जुड़े रहे, बने रहे, इसके लिए मैं आप सबका बहुत कृतज्ञ हूँ। एक बार पुनः केएल पचौरी प्रकाशन के मुखिया तरुण पचौरी जी का अभिवादन करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच से कुछ कहने का अवसर दिया। आप सब ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।